उत्तर प्रदेश की सियासत में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर यूपी के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने का पहले ऐलान कर चुके। ओवैसी की एंट्री से 2022 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने की चर्चा तेज हो गई। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और यूपी में भी साथ आने का ऐलान किया। मैं यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीएसपी, भारतीय सुहेलदेव पार्टी और एआईएमआईएम ने गठबंधन बनाया था, जिसे 6 सीटें मिली थी। अब ओवैसी यूपी में भी राजभर के साथ हैं। हालांकि गठबंधन की सूरत अभी साफ नहीं है। जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार का चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली बीएसपी यूपी में भी ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। संकेत ये भी है कि ओवैसी दूसरी छोटी पार्टियों और शिवपाल यादव जैसे नेताओं को साथ लेने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश जी से मिलेंगे? अखिलेश अभी तो जिससे आपने जिक्र किया उनसे मुलाकात करेंगे। अभी आगे सफर देखिए आगे बढ़ता है क्या। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर 2017 का चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी से अलग हो गए। बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ यूपी में 5 छोटे दलों का गठबंधन बन चुका है। इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा जनाधिकार पार्टी, जन क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी और राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी शामिल हैं। ये यूपी की पिछड़ी जातियों के नेताओं का गठबंधन है, जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम दिया गया है। राजभर और छोटी पार्टियों के गठबंधन के साथ ओवैसी के आने से यूपी में नई सियासी तस्वीर सामने आ सकती है। फिलहाल बीजेपी ओवैसी को तवज्जो नहीं दे रही। हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब ये हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं। मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी से ठीक पहले केजरीवाल ने भी 2022 का यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि गठबंधन के बारे में अभी आम आदमी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन चर्चा है कि यूपी में ओवैसी की मौजूदगी न सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, बल्कि उनकी वजह से वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरने जा रहे हैं। वहां भी ममता बनर्जी अपने मुस्लिम मतदाताओं को ओवैसी से आगाह करती नजर आई। आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के आरोप पर ओवैसी ने तीखा पलटवार किया। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही है तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सके। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी की पार्टी पर सीधा हमला बोला। कहा कि ओवैसी ने बिहार में भी वोट बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনেও প্রমাণিত হয়েছে। पश्चिम बंगाल पर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ओवैसी का फोकस है। विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम रणनीति बना रही है। पार्टी दिनाजपुर, मालदा, हावड़ा, कूच बिहार, बीरभूम, आसनसोल, नादिया और कोलकाता जैसे इलाकों पर खास ध्यान दे रही है और उसे अच्छे नतीजों की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 27% है। राज्य के मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन अभी तक ममता बनर्जी के साथ रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ओवैसी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से। अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर ओवैसी कामयाब होते हैं तो यूपी में भी उनका सियासी कद बड़ा हो सकता है।
लेकिन बीजेपी और ओवैसी पर तीखे हमले करने वाली ममता बनर्जी फिलहाल खुद अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रही। पार्टी से नाराज चल रहे शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव से पहले इस्तीफा देकर टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। खबर है कि 19 दिसंबर को शुवेंदु बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी विधानसभा पहुंचे और खुद अपने हाथों से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि टीएमसी को भी शुवेंदु जल्द ही औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे। शुवेंदु अधिकारी अब तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेंगे, ये भी तकरीबन साफ हो चुका। हालांकि वो अपने पार्टी से अभी भी रिजाइन नहीं किए हैं। वो वापस कोलकाता से अपने घर की तरफ पूर्व मेदिनीपुर की तरफ वो रवाना हो चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी बहुत आशावादी लग रहा है इस समय उनको, और उनका कहना है कि ये बस एक समय का इंतजार है जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी में आकर वो ज्वाइन करेंगे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर कि शुवेंदु अधिकारी दिल्ली भी जा सकते हैं, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल सकते हैं और वापस 19 तारीख को जो एक बहुत बड़ी रैली है अमित शाह की मिदनापुर जिले में, उस मिदनापुर जिले में अमित शाह के साथ शुवेंदु अधिकारी को भी एक ही मंच में देखा जा सकता है। ममता बनर्जी से नाराज शुवेंदु अधिकारी पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। इस बीच पार्टी ने मान मनोबल की काफी कोशिश की, लेकिन शुवेंदु का फैसला नहीं बदला। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बंगाल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वक्तृता करने के आया है, कोई ये सवाल द्वारा तुला नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर है लेकिन वो बाहर काटने हैं। तो ये सवाल अभी तुल रहा है, वो बंगाल का डिवीजन करने चाहता है। इसमें बंगाल में कुछ होगा नहीं। टीएमसी के कद्दावर नेता रहे शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन का चेहरा थे। इसी आंदोलन के भूते 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। शुवेंदु टीएमसी सरकार में परिवहन मंत्री थे, लेकिन हाल के दिनों में ममता बनर्जी से उनकी अनबन हो गई। नंदीग्राम समेत राज्य की करीब 65 सीटों पर असर रखने वाले शुवेंदु अधिकारी का जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन ममता की मुसीबत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि शुवेंदु के कई करीबी नेताओं के भी टीएमसी छोड़ने की चर्चा तेज है। सांसद सुनील मंडल ने पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाकर पार्टी छोड़ने का संकेत भी दे दिया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि बीजेपी वहां 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। मौजूद हैं बंगाल बीजेपी के सांसद सौमित्र खान साहब। खान साहब, किस तरह की स्थिति देखते हैं, क्योंकि बंगाल में इस समय जो भी हालात दिख रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले ही ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त हिंसा हो सकती है। विधानसभा चुनाव में जो आभास अभी से नजर आ रहा है, संकेत नजर आ रहा है। देखिए, एक बात बोलो, जैसे ममता बनर्जी सरकार टूटने वाली है, तो टूटने का टाइम जो क्या हुआ, बहुत सारे सिंडिकेट था, बहुत सारे भाईपो राज था, भतीजा राज, वहां पे काटमानी राज चल रहा था। अभी क्या हो गया, सब देख रहे थे कि हर एक छोटा भी लीडर 2 लाख रुपया कमा ला रहा था अत्याचार करके। तो अभी क्या होगा, अभी सब देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो जा रहे हैं मतलब चलो इसको मर्डर करके कम से कम मैं तो निकल जा रहा हूं, तो उसको भी मार दो। दूसरे भारतीय जनता पार्टी का 136 को मर्डर किया है। हम लोग सुबह में उठ के पहले यही सोचता हूँ कि आज मेरा कोई कॉलिग्स ना मार जाए, मेरा कोई युवा मोर्चा का कोई लीडर ना मर जाए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ना मर जाए। क्योंकि हम लोग का इसलिए डर है क्योंकि जो टूटने वाली है वो कोशिश तो करेगा दंगा छड़ाने के लिए, वो कोशिश करेगा हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने के लिए। अभी ममता बनर्जी जो कर रहा है, ममता बनर्जी का ज्यादा से ज्यादा आपका 70 सीट ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग 200 के ऊपर ही मिलेगा। तो ममता बनर्जी अभी सोच रहा है चलो एक राजनीति करेंगे, मर्डर का राजनीति, तो उसी के लिए आज मर्डर का राजनीति कर रहा है। उसको मिनिस्टर भी सब छोड़ के आ रहा है, उसका सांसद भी छोड़ के आ रहा है, हर दिन उसका टूट जा रहा है। हर रोज हम लोग का बीजेपी का पल्ला भारी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के 7वें चरण में 31 सीटों के लिए वोट डाले गए। 7वें चरण में कुल 57.22% वोटिंग हुई है। इसमें कश्मीर में 13 और जम्मू में 18 सीटों पर मतदान हुआ है। इस दौरान वोटर्स में गजब का उत्साह देखने को मिला। काउंसिल के 7वें चरण के चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं और पिछले जो 6 चरण हुए हैं उनमें काफ़ी उत्साह लोगों का देखने को मिला। और आज जो है लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो है लोगों का वो सामने आया है वोट डालने के लिए। हम इस वक्त गांधरबल के एक इलाके में
खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको टॉप एंगल दिखा रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हर तरफ जो है लोगों की कतारें हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो पोलिंग बूथ के अंदर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। ऐसा उत्साह और ऐसा जोश हमने पिछले 6 फेजेस में नहीं देखा। इतनी लंबी लंबी कतारें और लोगों का इतना ज़्यादा जमघटा हमने कहीं भी नहीं देखा। ये इन 7 चरणों में पहली बार है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पोलिंग बूथ पे देख रहे हैं। तो ये कि अगर आपने वोट डाला तो क्या फ़ायदा होगा इसका? फ़ायदा एक चीज़ में वोट डालना है, मेरे कम से कम 6 वोट डाला, आज तक कोई फ़ायदा नहीं है। आज इसलिए मैं वोट डालना है। पहले रोड भी ज़रूरत है, मेन रोड पिछले साल का बोलना है करेगा, आज तक नहीं करना है। इसी वजह से मैं आज वोट डालना है कि बड़ा रोड 30 रुपया लगेगा शेव के लिए, इंसान नया बनता है। पहले रोड भी खराब है। आपको लगता है कि ये वोट डालने से आपके जो रोड है वो पंदा है, ये अपना पंदा है बिलाल साहब का। इसी वजह में वोट डालना है कि रोड के लिए, बाकी नौकरी भी के लिए नहीं है, कुछ भी के लिए नहीं है, सिर्फ रोड के लिए। अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण में आम लोगों की भागीदारी भी रहेगी, यानी आम लोगों से चंदा लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। हालांकि चंदा उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। मौजूद है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय जी। चंपत राय जी, अब तो जनता से निधि सहयोग लेने जा रही है आप लोग, कितने लोगों से ये सहयोग लिया जाएगा और किस तरीके से इसकी क्या प्रोसेस होगी? हम अपनी बात बताने के लिए देश की आधी आबादी तक जाने की योजना बना रहे हैं, और जिसके घर जाएंगे राम जन्मभूमि बताएंगे, मंदिर बताएंगे, वो देगा। कोई धन संग्रह, ये टैक्सेशन नहीं है, इट इज कंट्रीब्यूशन। आप मंदिर में जाते हैं, हुंडी में डालते हैं या नहीं भी डालते, मांगता कौन है? भगवान के काम में मांगने का विषय गलत है। विदेशी मुद्रा के बारे में आपने कहा कि फिलहाल आप लोग उस अहंता को पूरी नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कि आपको एफडीआई मिल पाए, विदेशी मुद्रा मिल पाए। हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो अभी पूरी नहीं हो सकती। चंपत राय जी, राम मंदिर के बारे में आपने बताया कि कई सारी टेक्निकलिटियां हैं जिनको आप पूरे कर रहे हैं लास्ट एंड टर्बो के साथ में। क्या क्या नई चीजें हैं जो जनता को बताना चाहेंगे आप? एक नई चीज यही है कि पुराना मॉडल जब बनाया था तब हमारे पास जमीन नहीं थी। अब 70 एकड़ जमीन है तो मॉडल को एक्सटेंशन किया गया है, और नया मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 3 मंजिला होगा। यानी शिखर धरातल से, ग्राउंड लेवल से 161 फीट ऊंचा होगा। और एक ये भी कोशिश की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरण क्या भगवान के चेहरे पर पड़ सकती है, इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज न्यू।